नमस्कार, शिवम नाम है हमारा और आप देख रहे हैं इतिहास गवाह का पहला एपिसोड। इतिहास गवाह है एक ऐसी सीरीज, एक ऐसा शो जिसमें हम बात करते हैं इतिहास के कुछ ऐसी अनसुनी कहानियों की जिसने भारत के वर्तमान और भविष्य की नींव रखी थी। इतिहास गवाह के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की। जी हाँ, वही ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने भारत में अंग्रेजों के शासन की नींव रखी थी। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़े ही चालाकी से मुगलों को भारत के शासन से हटाकर खुद शासन किया, और ये भी हम देखेंगे कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे शासन की शुरुआत की, वही ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वारा भारत के शासन से हटाकर खुद ब्रिटेन द्वारा शासन करने का निर्णय लिया गया। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज के इस खास वीडियो की। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी एक ऐसा दिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। स्थापना ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वारा एक रॉयल चार्टर, एक रॉयल घोषणा पत्र के द्वारा की गई। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार करना था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय से कर रहा हूं, पर आखिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या? आसान भाषा में समझे तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक गवर्नर और 24 डायरेक्टर्स की टीम थी जिसे मुख्य रूप से भारत में व्यापार को करने के लिए बनाया गया था। इंडिगो, सॉल्ट आदि चीजों को भारत से खरीदकर ब्रिटेन में लेकर जाती थी। उसके बदले में वह भारत में टैक्स या फिर उसकी कीमत के रूप में कुछ सोने, जेवरात आदि भारत को उस वक्त देकर जाती थी। ये बड़े ही आसानी से, बड़े ही अच्छे चलन के साथ सन 1600 से लेकर 1608 ईस्वी तक चलता आ रहा था। 8 साल के इस समय काल में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के समुद्रों में बड़े आसानी से बड़े बड़े जहाजों के द्वारा भारत से सामानों को एक्सपोर्ट कर ब्रिटेन लेकर जाया जाता था। 1608 ईस्वी जब पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की जमीन पर आती है, समुद्री तटों के द्वारा, समुद्री जहाजों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मेंबर्स थे वो भारत में आते हैं और उन्हें उस वक्त ऐसा महसूस होता है कि हमें इस भारत में फैक्ट्रीज, गोदाम्स, कुछ सेटअप्स करने की जरूरत है ताकि हम इससे अपने व्यापार को और भी आसानी से चला सके। इन तमाम चीजों को देखते हुए सन 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री, अपना पहला गोदाम को सेटअप किया, जो कि मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया। हमें से कई लोग ये जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना पहला फैक्ट्री सेटअप किया था, लेकिन यह गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहली फैक्ट्री वो मसूलीपट्टनम में सेटअप की गई थी और वह ठीक उसी तरह दूसरी फैक्ट्री सन 1612, ठीक 1 साल बाद सूरत के पोर्ट पे ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी दूसरी फैक्ट्री को सेटअप करती है। अब तक सब कुछ सही चलता आ रहा था। थोड़ा सा अब हम पीछे की तरफ चलते हैं। सन 1612 ईस्वी तक भारत में मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ट्रेड का काम पोर्टुगीज द्वारा संभाला जाता था। वह बड़े ही आसानी से भारत में ट्रेड को कंट्रोल करती थी, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की जमीन पर आती है, भारत में ट्रेड को बढ़ते हुए देखते हुए पोर्टुगीज को ऐसा लगने लगता है कि अब हमारे हाथों से भारत का ट्रेड, हमारे हाथों से भारत का व्यापार छिनता जा रहा है। और इन तमाम चीजों को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्टुगीज के बीच एक छोटी सी जंग होती है, एक छोटी सी लड़ाई होती है, जिसे हम बैटल ऑफ स्वाली के नाम से जानते हैं। बैटल ऑफ स्वाली सन 1612 ईस्वी में समुद्र में लड़ा जाता है। 5 से 6 जहाजों के बीच एक छोटी सी जंग होती है। अगर हम आज के समय की बात करें तो आज जो भारतीय नौसेना है, वह नौसेना को कहीं ना कहीं बैटल ऑफ स्वाली से जोड़कर, कनेक्ट कर हम देखते हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय नौसेना की कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बैटल ऑफ स्वाली से मिलती जुलती है, और बैटल ऑफ स्वाली को बहुत लोग इंडियन नेवी के जनक भी कहते हैं। बैक टू द पॉइंट। अब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बड़े ही आसानी से बैटल ऑफ स्वाली में पोर्टुगीज को सन 1612 ईस्वी में हरा दिया जाता है। तब पहली बार मुगल एम्परर जहांगीर, जी हाँ, अकबर के बेटे जहांगीर की नजर पड़ती है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, और वह बड़े इज्जत आदर के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने दरबार में बुलाते हैं, और वहां पे पोर्टुगीज से सूरत, मसूलीपट्टनम आदि तमाम पोर्ट्स की ट्रेड को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों दे दी जाती है।
अब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के ऊपर ट्रेड कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब यहाँ से शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में ट्रेड कंट्रोल करने की पूरी तरह ऑथेंटिक, जो कि मुगल द्वारा ऑथराइज्ड कंडीशंस के द्वारा, जिसमें मुगल भी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं और यहीं से भारत के बुरे कालों की शुरुआत होती है। बैटल ऑफ स्वाली जीतने के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने तमाम पोर्ट्स, अपने तमाम फैक्ट्रीज को और नई नई जगह स्टैब्लिश करने लगी। अब तक सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था और सोने पे सुहागा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तब होता है जब ब्रिटेन के एम्परर ईस्ट इंडिया कंपनी की और पावर्स बढ़ा देती है। सन 1670 में ब्रिटेन के एम्परर एक बार फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर्स में और इंक्रीजमेंट ला देती है। अब ब्रिटेन के एम्परर ईस्ट इंडिया कंपनी को इतने पावर्स दे देते हैं जिससे कि वह इंडिया में छोटे मोटे वार्स, छोटे मोटे पीस ट्रीटी और यहाँ तक ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्कर्स के लिए डिसीजंस यानी कि न्याय अन्याय पनिश तक करने का उन्हें पावर मिल जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में गवर्नमेंट पावर्स मिलने की। अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेड कंपनी की तरह काम कर रही थी, लेकिन अब वह इंडिया में एक वर्किंग गवर्नमेंट के फॉर्म में चेंज होने लगती है। नवाब ऑफ बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी ताकि वह बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी समस्या के इंडिया में बड़ी आसानी से नवाब ऑफ बंगाल के रीजन में खासकर ट्रेड कर सके। लेकिन दिक्कत तब आती है जब 1756 ईस्वी में नवाब ऑफ बंगाल को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा टैक्स पे करना बंद कर दिया जाता है और यहीं से शुरुआत होती है नवाब ऑफ बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट की। अब इस नवाब ऑफ बंगाल ने इसके अगेंस्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फोर्ट विलियम्स नाम की एक किला थी उसे सील कर देता है और साथ ही साथ फोर्ट विलियम्स किला में एक छोटी सी जेल रहती है जिसमें मैक्सिमम 6 लोगों के रहने की जगह रहती है। वहां पर नवाब ऑफ बंगाल द्वारा 146 लोगों को बंद कर दिया जाता है। जी हाँ, छोटे से जेल जहां 6 लोगों के रहने की जगह थी वहां 146 लोगों को बंद कर दिया जाता है। वो 146 लोग बेशक ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्कर्स थे। अब बड़ा ही आसान, बड़ा ही साधारण सा बात है, जहां 6 लोगों की रहने की जगह है वहां अगर 146 लोगों को उस जेल में बंद कर दिया जाएगा तो सफोकेशन होगी और सफोकेशन के कारण उन 146 लोगों में से 123 लोगों की मौत हो जाती है, जिसे भारत के इतिहास में द ब्लैक ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं से बदले की भावना जग उठती है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर नवाब ऑफ बंगाल के खिलाफ। और तब सन 1757 में लड़ाई होती है बैटल ऑफ प्लासी की। बैटल ऑफ प्लासी, जहां रॉबर्ट क्लाइव जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेड के रूप में लड़ाई कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नवाब ऑफ बंगाल के साथ सिराजुद्दौला थे, जो कि नवाब ऑफ बंगाल और सिराजुद्दौला साथ में मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी एक बड़े ही चालाकी से चाल चलती है। इस लड़ाई को ईस्ट इंडिया कंपनी जीत लेती है, लेकिन जीतने के पीछे वो ईमानदारी से नहीं जीतते हैं। वो सिराजुद्दौला खां और नवाब ऑफ बंगाल के जो कमांडर इन चीफ थे उन्हें पैसों से खरीद लेते हैं, और उन्हें सत्ता का लालच देते हैं और उन्हें ये बोलते हैं कि आप बैटल ऑफ प्लासी में की लड़ाई में हिस्सा ना लें। और ऐसा ही होता है, जो नवाब ऑफ बंगाल के कमांडर इन चीफ थे वह बैटल ऑफ प्लासी में नहीं हिस्सा लेते हैं और इस वजह से नवाब ऑफ बंगाल को हार का सामना करना पड़ता है और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। और साथ ही साथ अब उनका एरिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के रीजन जहां वो शासन करते थे, वो और भी बढ़ जाता है और अब बंगाल रीजन के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाता है। बैटल ऑफ प्लासी जीतने के ठीक बाद 1757 ईस्वी में मीर जाफर, वही कमांडर इन चीफ जिसने नवाब ऑफ बंगाल को हराने में बहुत ही इंटरनल रूप से मदद की थी, वह अब नया नवाब ऑफ बंगाल बनता है, लेकिन वह पूरी तरह से उसका कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा संभाला जाता है। 3 साल बाद 1760 ईस्वी में मीर जाफर के सन इन लॉ मीर कासिम को नवाब ऑफ बंगाल नए रूप से नियुक्त किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे नवाब ऑफ बंगाल, जो कि अब मीर कासिम है, वह पावरफुल होने लगते हैं और इस पावर में उन्हें उस वक्त के मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड का सपोर्ट मिलता है।
और इस सपोर्ट के साथ धीरे धीरे शाह आलम सेकेंड और मीर कासिम ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट जाने लगते हैं। और इन तमाम चीजों को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी नए नवाब ऑफ बंगाल जो कि इस वक्त मीर कासिम है उनके खिलाफ जंग छेड़ देती है, जिस जंग को हम बैटल ऑफ बक्सार के नाम से जानते हैं। और यह जंग 1764 ईस्वी में लड़ी जाती है, जहां एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, वहीं दूसरी तरफ नवाब ऑफ बंगाल जो कि मीर कासिम है और उनके साथ साथ मुगल एम्परर शाह आलम II होते हैं। लेकिन ये लड़ाई भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब ये लड़ाई जीत जाती है, उस वक्त शाह आलम सेकेंड और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक ट्रीटी साइन होती है। ट्रीटी टैक्स की थी, जिन्हें हम दीवानी राइट्स जानते थे। दीवानी राइट्स जो कि उस वक्त नवाब ऑफ बंगाल द्वारा कलेक्ट किया जाता था, और वो टैक्स को पूरी तरह से कलेक्शन करने का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों चला जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत के ऊपर मैक्सिमम कंट्रोल करने की फेनोमेनन की। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मेजर रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पूरी तरह से टैक्स कलेक्शन को करती थी। यहाँ पे मुगल का इन्फ्लुएंस जा चुका था और यहाँ से भारत के लिए बहुत ही खतरनाक समय शुरू हो रहा था, जहाँ एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी अब धीरे धीरे भारत के तमाम एरियाज पे अपना पैर पसारते जा रही थी, वहीं 1857 में एक रिवॉल्ट होता है, एक लड़ाई होती है, एक पहली आजादी के लिए मांग उठती है, जिसे हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहते हैं। लेकिन अब इससे थोड़े से पीछे चलते हैं। अब जब दीवानी राइट्स पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आ चुकी थी, अब वो पूरी तरह से टैक्स कलेक्ट करते थे। अब जब वो भारत से सामानों का ट्रेड कर ब्रिटेन लेकर जाते थे, तो उसके लिए उन्हें भारत में कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। अब ये तमाम चीजों को देखते हुए अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेंबर्स थे, गवर्नर्स थे, डायरेक्टर्स थे, वो काफी धनी होते जा रहे थे, खासकर वर्कर्स तक धनी होते जा रहे थे जो ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। और अब वो उनके पास इतना पैसा हो चुका था टैक्स कलेक्शन के द्वारा या फिर सामानों का ट्रेड कर कर कि वो जब ब्रिटेन वापस जाते थे इंडिया से, तो बहुत बड़े बड़े वहां प्लॉट्स खरीद लेते थे, बड़ी बड़ी इमारतें बना लेते थे, खूबसूरत उनका अब जिंदगी जा रहा था। अब इन सभी चीजों के ऊपर ब्रिटेन के एम्परर की नजर पड़ती है और उन्हें ऐसा लगता है कि अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये कहीं ना कहीं काफी डेवलप हो चुकी है। अगर इस वक्त इन्हें नहीं रोका गया तो शायद ये ब्रिटेन के भविष्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं। और इन्हीं सब चीजों के बीच रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है, जहां भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा पहली बार आजादी की आवाज उठाई जाती है। और इस आजादी के आवाज को सुनते हुए ब्रिटेन गवर्नमेंट को अब लगता है कि शायद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के शासन से हटाने की आवश्यकता आ चुकी हुई है। और इसी तमाम चीजों को देखते हुए एक एक्ट, जिसे हम एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जो कि 1858 में ब्रिटेन एम्परर के द्वारा लाया गया था, उसके थ्रू अब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा से इंडिया में गवर्नेंस का कंट्रोल छीन लिया जाता है, ले लिया जाता है, और डायरेक्ट क्राउन कंट्रोल जो कि ब्रिटेन एम्परर का होता था, जिसमें कहीं भी ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी, उसे अब भारत में स्टैब्लिश किया जाता है। और अब पूरी कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटेन क्राउन, ब्रिटेन एम्परर को दे दी जाती है। और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का ये सफर खत्म होता है। लेकिन आगे भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे ब्रिटिश रूल के अंदर इन्वॉल्व रहती है। आज के इस इतिहास गवाह है कि पहले एपिसोड में हमने ये देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़े ही चालाकी से 1600 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक पूरी तरह से भारत के ऊपर कंट्रोल किया। कंट्रोल वो भी उस समय जब मुगल एम्पायर भारत के ऊपर शासन करते थे। लेकिन अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी तब खत्म होती है जब ब्रिटेन क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को छीन लेते हैं, सिवाय कुछ पावर्स को छोड़कर, जो कहीं ना कहीं उतने मायने नहीं रखते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू।